खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ हो मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने। मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने। मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। सारे डिसऑर्डर्स के अंदर जब भी साइकाइट्री का या साइकोलॉजी का जिक्र होता है तो एक कम्युनैलिटी बनती है कि कुछ ना कुछ मूड मिजाज, कुछ ना कुछ जज्बात, कुछ ना कुछ कैफियत को अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ रहा होता है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रहा होता है। अगर अंडरस्टैंडिंग हो भी जाए तो उनके बारे में करना क्या है, उनको रेगुलेट कैसे करना है, वो एक अहम नुक्ता बनने की तरफ आता है। इमोशन इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग बेसिकली, ये हमारी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों रिस्पॉन्सेस को मिलकर जो है वो हमारे इमोशंस लीड करते हैं, जो हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, जिसमें कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और जिसमें सबसे पहले कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद हमारे हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। फिर हमारी फिज़िकल सेंसेशंस होती हैं। सारी जो इमोशंस हैं, कुछ मेजर इमोशंस, ये अमिगडाला की तरफ से आ रहे होते हैं, जो एक छोटा सा ऑर्गन है ब्रेन के अंदर, एक बादाम की साइज़ के लिए बराबर, जो सारे इमोशंस को प्रोसेस कर रहा होता है। उसके साथ ही एक और सेंटर है जहाँ से वो इंटेंसिटी इमोशन की कितनी होगी वो डिसाइड हो रही होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट। एंड आज मंडे के दिन हम लाहौर सेंटर से आपके साथ मौजूद हैं। जो हमारा शो है जिसका नाम यू आस्क्ड फॉर इट है, इसके अंदर आप सवाल पूछते हैं, हम उनके जवाबात, उनकी एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाते हैं। हमारा जो शो है ये डेली बेसिस पे फ्रॉम 7 PM to 8 PM और समटाइम्स इवन 8:30 तक कैरी ऑन करता है, 7 days a week और 3 cities ऑफ पाकिस्तान, जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद और कराची तीनों भर शहर शामिल हैं। विलिंग वेज के 4 सेंटर्स और डेज़ इस तरह डिवाइडेड हैं कि सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे 4 दिन लाहौर सेंटर से, एंड वेडनेसडे को इस्लामाबाद सेंटर से, थर्सडे एंड फ्राइडे कराची नाजिमाबाद एंड कराची क्लिफ्टन के सेंटर से ये शो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है। हमारा जो शो है, हम जो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, दे आर अबाउट साइकाट्रिक इलनेसेस, उनकी मैनेजमेंट, और एक अहम नुक्ता जो ये है कि एक फैमिली पे ये जो मसाइल हैं साइकाट्रिक इलनेसेस के, वो किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं। एज अ सोसाइटी क्या अफेक्ट्स लेके आए जा सकते हैं, क्या वो बेहतरियाँ लेके आई जा सकती हैं। एज़ फैमिली मेम्बर्स वो अपने लव्ड वंस की कैसे सपोर्ट
कर सकते हैं। तो जितनी भी साइकाइट्री है, इट इज़ फिल्ड विद डायग्नोसिस, इट इज़ फिल्ड विद डिजीज़ जिनके अंदर बाइपोलर आ जाता है, सब्सटेंस एडिक्शन आ जाती है, जिसके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, मूड मिजाज के मसाइल, थॉट डिसऑर्डर्स, मतलब कि अनगिनत डायग्नोसिस मौजूद हैं। लेकिन अगर हम एक जो कॉमनैलिटी देखते हैं सारे डिसऑर्डर्स के अंदर, जब भी साइकाइट्री का या साइकोलॉजी का जिक्र होता है तो एक कॉमनैलिटी बनती है कि कुछ ना कुछ मूड मिजाज, कुछ ना कुछ जज्बात, कुछ ना कुछ कैफियत को अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ रहा होता है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रहा होता है। अगर अंडरस्टैंडिंग हो भी जाए तो उनके बारे में करना क्या है, उनको रेगुलेट कैसे करना है, वो एक अहम नुक्ता बनने की तरफ आता है। तो आज के दिन जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है इट इज़ अबाउट इमोशनल रेगुलेशन। तो ये आज का टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं कि एक तो बंदा अपने जज्बात, अपने कैफियत को जाने समझे कि जब गुस्सा आता है, कि जब गम होता है, जब एंग्जाइटी होती है, जब परेशानी होती है, जब खौफ होता है, जब डर लगता है, तो क्या मैं अपने जो जज्बात हैं, जो कैफियत हैं, उनको दुरुस्त तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ? और अगर आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसके बाद उसका करना क्या है? मतलब कि जब मसाइल आते हैं वो इन इमोशंस से नहीं आ रहे होते, वो उस वजह से आ रहे होते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमने उस जज्बात के अंदर, उन कैफियत के अंदर करना क्या है, कि हाउ विल वी रिस्पॉन्ड टू दीज इमोशंस। यहाँ से मसाइल क्रिएट हो रहे होते हैं। तो आज के दिन, आज के सेशन में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे कि एक तो इमोशंस होते क्या हैं, किस तरह वो ब्रेन के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं और इनके मतलब फिर करना क्या होता है। हमारे साथ मौजूद हैं इसी टॉपिक को कवर करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विलिंग लाहौर सेंटर से मिस आमना सईद। वेलकम टू द शो मिस। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, और हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आज के शो में। थैंक यू। तो आज का शो इट इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी। तो मैं चाहूँगा कि हम अगर आगाज़ करें और यहाँ से ही आगाज़ करें कि ये इमोशंस, ये जज्बात, ये कैफियत होती कहाँ हैं, कहाँ से जन्म ले रही होती हैं, इनके मुतल्लिक हम अपनी ऑडियंस को क्या बातें बता सकते हैं? थैंक यू सो मच डॉक्टर अहमद। जी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इमोशंस होते क्या हैं। बेसिकली इमोशनल रेगुलेशन से पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे इमोशंस हैं क्या बेसिकली। तो इमोशन इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, बेसिकली ये हमारी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों रिस्पॉन्सेस को मिलकर जो है वो हमारे इमोशंस लीड करते हैं, जो हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, जिसमें कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। और जिसमें सबसे पहले कि हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ब्रेन की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद हमारे हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। फिर हमारी फ़िज़िकल सेंसेशंस होती हैं, हमारे बिहेवियर एस्पेक्ट्स होते हैं। ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो फिर हम एक इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इमोशंस सिर्फ ये नहीं है कि एक फीलिंग है, बेसिकली ये हमारी बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और हमारे बिहेवियर एस्पेक्ट को मिलकर जो है वो हमारे इमोशंस रन कर रहे होते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन गुस्सा कर रहा है तो उस गुस्से में सबसे पहले उसके ब्रेन में, जो हमारा ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है एमिगडेला जो है वो हमारे इमोशंस को प्रोसेस कर रहा होता है, हमारे इमोशंस को रन कर रहा होता है, जिसमें कि वो हमें बता रहा होता है कि कोई ख़तरा है, कोई ख़तरा आ रहा है। और फिर उसके बाद सेकंड हमारा एक्सपेक्ट आता है कि हमारे स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारा हार्मोनल चेंजेस भी आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि हमारा एड्रेनालिन रश जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसमें कि हमारा फ़ाइट और फ्लाइट का रिस्पांस ऑन होना शुरू हो जाता है, जिसमें कि पर्सन क्या करता है कि या तो वो फ़ाइट कर रहा होता है या वो फिर भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये दो रिस्पॉन्सेज बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं जब कोई भी पर्सन एंगर, गुस्से में आता है। फिर उसके बाद फिज़िकल सेंसेशन में ये होता है कि हमारी हार्ट बीट तेज़ होना शुरू हो जाती है, हमारे जो नर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। ये सब चीज़ें आपकी हार्ट बीट और इम्पल्स को कंट्रोल ना करना, ये सब चीज़ें हमारे एंगर में आना शुरू हो जाती हैं।
फिर उसके बाद हमारे बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हम गुस्से में बहुत ज़्यादा शाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, हम ऊंचा ऊंचा बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारे इमोशंस की एक बेसिक जो लाइन है, थिन लाइन है, वो होती है, जिससे मिलकर जो है वो हमारे इमोशन बनते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी ब्रेन की एक्टिविटी होती है, जिसको हम एमिगडेला कहते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इमोशंस को प्रोसेस करने में, हमारे इमोशंस को आगे लेकर जाने में। जिसमें क्या होता है कि हमारे इमोशन प्रोसेस होते हैं और फिर उसके बाद हमारा फ़ाइट और फ्लाइट का रिस्पांस जो है वो ऑन होता है, जिसमें कि या तो हम उससे फेस कर रहे होते हैं या फिर हम उससे भाग रहे होते हैं। तो ये दो रिस्पॉन्सेज अगर हम नहीं करते तो फिर क्या होता है कि हमारे इमोशंस जो हैं वो डिसफंक्शनैलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, और अगर हमारे इमोशंस रेगुलेट नहीं हो पाते तो फिर हमारे इमोशंस जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। यस, तो बहुत आपने जो इमोशंस के मुतल्लिक बात की है, जो सारा कुछ समझाया है, होपफुली बहुत कारामद है और सारे ऑडियंस ने इसको सुना होगा, इसके मुतल्लिक फ़ीडबैक ली होगी। इसमें मुझे वो एक कहानी जो है वो याद आती है फ़ाइट एंड फ्लाइट की, कि जब बंदा गारों में रहता था, जब ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, कि जब बंदा जंगलों में रहता था तो उसके साथ उसे कह लें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती थी, अपने आप को हमेशा सरवाइव करने की ज़रूरत पड़ती थी, कि कभी भी कोई इस तरह का खतरा मतलब कि कोई जानवर आ सकता है, कोई शेर आ सकता है, कोई इस तरह का आ सकता है जो उसको लाइफ उसकी डेंजर में डाल सकता है, उसको मार सकता है, उसको खा सकता है। तो इस तरह की एजेस के अंदर जो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ। वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो अमिगडाला की तरफ से ही आ रहा होता है, वो बॉडी में एक कह लें कि एक स्विच की तरह आपको एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसमें आपके सारे मसल्स, आपके सारे वो स्ट्रेस केमिकल्स जिनमें कोर्टिसोल शामिल है, जिसके अंदर एड्रेनलिन शामिल है, वो सारे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। वो बंदे को या तो लड़ाई के लिए या भागने के लिए रेडी कर देते हैं, वो एनर्जी का सर्च देते हैं, जो आम तौर पे अगर वो स्विच ऑन ना हो तो वो सर्च नहीं आएगा। तो उस ज़माने में तो ये समझ आती है कि इस तरह के स्विच की हमें ज़रूरत थी, क्योंकि इस तरह का ख़तरा हर टाइम ही लाहक होता था, कि कभी भी किसी भी टाइम पे कोई प्रेडेटर आएगा, कोई शेर आएगा जिसके साथ लड़ने या फिर भागने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन जिस तरह फिर डेवलपमेंट हुई, सिविलाइजेशन आई, बिल्डिंग्स बनी, घर बने, हमने अपने आप को प्रोटेक्शन में ले आए, कि जहाँ पे अब जो मामलात हैं वो शेर से नहीं, वो किसी इंसान से ही हो रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी बॉस से बात करता हूँ, किसी एम्प्लॉयर से बात करता हूँ, तो वहाँ पे हो सकता है कि मुझे कुछ डांट पड़ रही हो या फिर कुछ इस तरह का सुनने को मिल रहा हो कि आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की। अब होता क्या है कि जो हमने वो स्विच की बात की, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स की, जो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा एवॉल्व हुआ, काफ़ी ज़्यादा नशोनुमा पाया, तो वो वाला सिस्टम अभी भी मौजूद है हमारे ब्रेन के अंदर, वो ख़त्म नहीं हो पाया। तो जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आएगी, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आएगी, तो वो जो सिस्टम है वो समझता है कि ये कोई लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन आ गई है, वो हो जाता है फ्लिप ऑन हो जाता है। मतलब कि वो हमें कहता है कि या तो लड़ो या तो भागो। इस वाली सिचुएशन के अंदर बातचीत मुमकिन नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा वो जो एमिगडाला है वो एक्टिवेट हो गया है। तो इस वाली सिचुएशन के अंदर हमने फिर क्या करना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह अपने आप को स्टेबलाइज करना है, ये भी आज के दिन हम समझेंगे। जो सारा का सारा टॉपिक ही रिगार्डिंग इमोशनल रेगुलेशन पे आता है। तो यहाँ पे हम आगाज़ करते हैं जो हमारा जो आज का मेन टॉपिक भी है, कि इन इमोशंस को हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि हमारी ब्रेन के अंदर आ कहाँ से रहे थे। वो एवोल्यूशन के ज़रिए एक सिस्टम बन गया जिसको फ्लिप ऑन और ऑफ होना शुरू हो जाता है और ऑटोमेटिक हो जाता है जब भी ब्रेन सेंस करता है कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है। तो अब इसको रेगुलेशन के लिए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये सवाल बनता है। बिल्कुल, इमोशनल रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो इमोशनल रेगुलेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर रहे होते हैं पर्सन्स के। कोई बात नहीं है, जज्बात हैं, हम इसको देख लेंगे। बेसिकली जज्बात को हम मूड के साथ भी बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेट करते हैं कि हमारा जज्बात जो है वो मूड के साथ भी बहुत ज़्यादा हम उसको रिलेट कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली इमोशनल रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो इमोशनल रेगुलेशन में डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ रहे होते हैं, जिसमें सबसे पहले आ रहा होता है कि आप रिकॉग्नाइज़ करें, आप शनाख्त करें कि आपके साथ चल क्या रहा है, आपके ब्रेन में कौन सा इमोशन जो है वो आप लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए कि हमारे ब्रेन में, हमारी बॉडी में कौन सा इमोशन जो है वो फ़ील हो रहा है। और फिर उसके बाद सेकंड में आता है कि हम अंडरस्टैंड करें। बेसिकली इमोशनल रेगुलेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले तो ये जानें कि हमारे साथ चल क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि पर्सन क्या करते हैं कि वो ये जानते ही नहीं है हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे इमोशंस क्या चल रहे हैं, और वो वैसे ही उसको परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारी इमोशनल रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो इमोशनल रेगुलेशन में ये आता है कि आप सबसे पहले अपने जज्बात को समझें कि उस वक्त मेरे साथ हो क्या रहा है। पर्सन को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है कि इस वक्त मेरे साथ हो क्या रहा है, इस वक्त मेरे कौन सी फीलिंग्स जो हैं वो मेरे अंदर जनरेट हो रही हैं। तो इमोशनल रेगुलेशन हमें ये बताती है कि सबसे पहले तो हमने अंडरस्टैंड करना है कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं, हमारे कौन सा इमोशन जो है वो हम लेकर चल रहे हैं, या हम हैप्पी हैं या एंगर हैं या हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग में आती हैं। फिर उसके बाद हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। इमोशनल रेगुलेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको सप्रेस नहीं करते, बल्कि हम उसको मैनेजमेंट की तरफ लेकर जाते हैं। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब जो है वो कुछ लोग ऐसे लेते हैं कि इसका मतलब है कि हम अपने इमोशंस को सप्रेस करें, बल्कि इमोशनल रेगुलेशन का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम अपने इमोशंस को सप्रेस करें। जैसे हमारे सोसाइटी में भी ये देखा जाता है कि लोग कह रहे होते हैं कि मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, मैं तो एंशियस होता ही नहीं हूँ। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि हमने इमोशंस को अपने सप्रेस करना है या हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, बल्कि हम ये कह सकते हैं जो इमोशनल रेगुलेशन के बहुत अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं पर्सन, तो वो ये देखा जाता है कि वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे गुस्सा आता है लेकिन मैं उसको अच्छे वे से रिस्पॉन्ड करता हूँ। बेसिकली इमोशनल रेगुलेशन में ये होता है कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं थ्रू गुड वे। आप ये नहीं करते कि आप उसको सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं या आप उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, बल्कि आप उसको अच्छे वे में मैनेज करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बेसिकली इमोशनल रेगुलेशन में आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं, आप उसको मैनेज कर रहे होते हैं, ना कि उसको सप्रेस करने की तरफ जा रहे होते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह वो इमोशनल रेगुलेशन भी होती है। हम आज के शो में ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वो डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर ये इमोशनल रेगुलेशन वाला एस्पेक्ट ही डिस्टर्ब हो रहा होता है, मतलब कि इमोशनल डिसरेगुलेशन हो रही होती है। लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, और आज के दिन जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी फंडामेंटल जो पार्ट है साइकोलॉजी का, साइकाइट्री का, जो इमोशंस है, और इमोशंस के साथ साथ इमोशनल रेगुलेशन। कि जब हमें जज्बात आते हैं, जब हमें कैफियत आती हैं जिनके अंदर गम की कैफियत हो सकती है, जिनके अंदर खुशी की कैफियत हो सकती है, गुस्से की कैफियत हो सकती है, नाराज़गी की कैफियत हो सकती है, तो इनको फिर हमने प्रोसेस कैसे करना है, इनको हमने एक्सप्रेस कैसे करना है, इनके मुतल्लिक
सारी बातें आज के दिन हम कवर कर रहे हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया कि ये कैफ़ियत जन्म कैसे ले रही होती हैं। सारी जो इमोशंस हैं, कुछ मेजर इमोशंस, ये अमिगडाला की तरफ से आ रहे होते हैं, जो एक छोटा सा ऑर्गन है ब्रेन के अंदर, एक बादाम की साइज़ के लिए बराबर, जो सारे इमोशंस को प्रोसेस कर रहा होता है। उसके साथ ही एक और सेंटर है जहाँ से वो इंटेंसिटी इमोशन की कितनी होगी वो डिसाइड हो रही होती है, और फिर उसके मुतल्लिक क्या वो मेमोरी बनेगी ये स्टोर हो रही होती है। साथ ही जितने वो पार्ट्स हैं उस ब्रेन के, इस सारे सिस्टम को लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। और यहाँ के ही अगर मसाइल आना शुरू हो जाएं तो उस इमोशन की, उस कैफ़ियत की जो प्रोसेसिंग है वो ख़राब होने की तरफ जा रही होती है। जैसे हमने ब्रेक पे जाने से पहले देखा कि किसी भी इमोशन को रेगुलेट करने के लिए उसको पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है, फिर उसमें अपने आप को रिलेट करते हुए, बात करते हुए, आई लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि आई फील एंग्री, आई फील डिसअपॉइंटेड, किस वजह से, वो वजह हम बताते हैं। लेकिन अब कुछ बीमारियां हैं जहाँ पे ये सारा सिस्टम हाईजैक हो गया होता है। वो क्या बीमारियां हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा आज के दिन डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्रग एडिक्शन। क्योंकि ड्रग एडिक्शन में भी ये लिम्बिक सिस्टम ओवरराइड कर देता है जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस इस्तेमाल किया जा रहा होता है, चाहे वो कोकेन हो, चाहे वो आइस हो, चाहे वो इवन के नॉन केमिकल एडिक्शन ही क्यों ना हो, जैसे गैम्बलिंग, जैसे वर्कोहलिकिज्म, जैसे जितनी भी जो नॉन केमिकल एडिक्शंस हैं उनके अंदर भी सिमिलर वे के अंदर सब्सटेंस एडिक्शन के वे की तरह ही डोपामीन इम्बैलेंस की तरफ जा रहा होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है। और जो चिम्प ब्रेन है, जो एनिमल ब्रेन है, जो लिम्बिक सिस्टम है, वो ओवरराइड कर जाता है। उसके अंदर इम्पल्सिविटी आना शुरू हो जाती है, उसके अंदर इमोशंस जितने भी हैं वो डिसरेगुलेटेड फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जो पॉज आना चाहिए किसी भी इमोशन में और उसके बाद उस बिहेवियर में जो थिंकिंग प्रोसेस आना चाहिए कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं पानी पीऊँ, क्या मैं किसी से बात करूँ, क्या मैं डीप ब्रीथिंग करूँ, ये सारे प्रोसेसेस थिंकिंग से आएंगे। लेकिन ड्रग एडिक्शन में क्या हो रहा होगा, ये थिंकिंग वाला पार्ट स्किप हो रहा होगा और सीधा जो बिहेवियर वाला पार्ट है वो आ रहा होगा, जिसके अंदर वो किसी को बुरा भला कह रहे होंगे, अपने लहजे के अंदर तलखी, लहजा ऊंचा हो सकता है, चीज़ें तोड़ने वाला एलिमेंट वो देखने को मिलता है, किसी को इवन फिज़िकल अब्यूज़ की तरफ भी जाने का जो बिहेवियर है वो भी अटैच हो सकता है। सिमिलर वे में कुछ और डिसऑर्डर्स हैं जिनमें बेसिस तो यही बनती है कि जो लिम्बिक सिस्टम है उसके अंदर डोपामीन लेवल्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अंदर वो डोपामीन की कमी की वजह से एक रैशनल थिंकिंग, एक रैशनल जो डिसीजन मेकिंग है वो नहीं हो पा रही होती। इन डिसऑर्डर्स के अंदर जो शामिल हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, जैसे टाइप 1 जिसके अंदर मेनिया का एलिमेंट देखने को मिलता है। इसी तरह टाइप 2 बाइपोलर हाइपोमेनिया में भी सिमिलर कंडीशन और इमोशनल डिसरेगुलेशन हो रही होती है। इसी तरह डोपामीन की कमी की बायस भी जो डिप्रेशन में देखा जाता है तो इमोशनल डिसरेगुलेशन हो रही होती है। फिर पीटीएसडी है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, पैनिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें ये इमोशनल डिसरेगुलेशन देखी जा रही होती है। तो इसके अलावा भी काफ़ी डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे ये एक एलिमेंट ऑफ डिसरेगुलेशन ऑफ इमोशंस देखने को मिलता है। लेकिन जो मेजर जो डिसऑर्डर्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो जहाँ पे सवाल एक बनता है छोटा सा कि अब ये जो डिसरेगुलेशन है इमोशंस की, ये इसके अंदर इतनी मसाइल क्यों आते हैं, मतलब कि एक इमोशन को प्रोसेस कर पाना इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा होता है। तो इसके मुतल्लिक जो साइकोलॉजी है वो क्या कहती है ये हम जानेंगे मिस आमना से कि इस पे हमें थोड़ा सा गाइड करते हैं।
बेसिकली जब हम बात करते हैं इमोशनल रेगुलेशन की, तो इमोशनल रेगुलेशन में बहुत डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो देखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है चाइल्डहुड इन्वायरमेंट के जैसे बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अगर सख्ती करते हैं उन पे, बहुत ज़्यादा उनको बात बात पे रोकते हैं, टोकते हैं, तो इससे भी उनके इमोशंस जो होते हैं बच्चों के वो बहुत ज़्यादा जो है वो सप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे वो ये करते हैं कि अपनी बात को बता नहीं पाते, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनमें ये इमोशनल रेगुलेशन के फैक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं, डिसरेगुलेशन के फैक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। और इसमें सबसे पहले है कि चाइल्डहुड में आपके पेरेंट्स, आपके या केयर गिवर्स जो भी होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर आपकी बात नहीं सुनते, और अगर बात सुनते भी हैं तो आपको बीच में काट देते हैं। तो ये सबसे पहला फैक्टर देखा जाता है कि अगर बच्चे को चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा जो है वो निगलेक्ट किया जाए, या उसकी बात को ना माना जाए, या उसके इमोशंस को सप्रेस किया जाए, तो उसके इमोशंस जो हैं वो फिर डिसरेगुलेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि ट्रॉमा पर हम बात करते हैं, कि अगर किसी पर्सन का कोई ऐसा ट्रॉमा हो जिसमें कि उनको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया हो या हरासमेंट की हो, तो अगर ऐसा कोई ट्रॉमा हो तो उसकी वजह से भी ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इमोशंस, जो कि डिसरेगुलेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, और वो पास्ट की मेमोरीज़ को बार बार रिकॉल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलेट नहीं हो पाते, हमारे इमोशन डिसरेगुलेशन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारा मेन फैक्टर आता है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस में क्या होता है कि अगर आप एक ही सिचुएशन में रहते हैं तो उसकी वजह से भी आपके इमोशंस रेगुलेट नहीं हो पाते, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी और लाइफ के साथ साथ चल रहा होता है स्ट्रेस, तो उसकी वजह से भी आप अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते। और लास्ट पे हमारा आता है कि आपकी लैक ऑफ इमोशनल लिटरेसी, कि अगर आपके जज़्बात आपको पता ही नहीं है कि आप उस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, आप उस वक्त क्या समझ रहे हैं। लोग ये समझते हैं कि सिर्फ गुस्सा और सैडनेस ही सिर्फ एक इमोशंस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इमोशनल लिटरेसी हमें ये बताती है कि आपके जज़्बात बेसिकली हैं क्या, जैसे फ्रस्ट्रेशन होना, एंगर का आना, इरिटेबिलिटी, ये सब चीज़ें भी जो हैं वो हमारे इमोशनल लिटरेसी का पार्ट होती हैं। लेकिन जिस पर्सन्स की इमोशनल डिसरेगुलेशन होती है उनमें ये पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होता हुआ नज़र आता है, जिसमें कि पेशेंट अपने जज्बात को समझ नहीं पाते, जज्बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि हमारे साथ चल क्या रहा है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, कि जो देखे जाते हैं कि जिसकी वजह से इमोशनल डिसरेगुलेशन आना शुरू हो जाती है पर्सन के अंदर। बिल्कुल। तो ये वो वजह बन सकती हैं जिनमें आपने हमें बताया कि कुछ चाइल्डहुड के असेम्प्ट इन्वायरमेंट हो गई, कुछ ट्रॉमा हो गया, कुछ इवन के जो इमोशनल लिटरेसी है, मतलब कि हम आईक्यू की तो बात करते रहते हैं कि जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट है वो कितना है, कितना ज़हीन है, तो ज़्यादातर लोगों का अच्छा खासा ही होता है। लेकिन उन्हीं लोगों के अंदर जब ईक्यू की बात की जाती है तो ये तो वर्ड कभी सुना भी किसी ने नहीं होता कि इमोशनल क्वोशेंट भी एक चीज़ है, कि जब आप इंटेलिजेंट हैं तो साथ ही आपको अपने इमोशंस का भी ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। इमोशंस को कैसे रेगुलेट करना है वो भी एक प्रॉपर जो स्किल है वो आता है, जिसमें आप देखते हैं कि अच्छा कोई भी पर्सन किसी भी सिचुएशन के अंदर अपने इमोशंस को कैसे लेके चल रहा है। ये देखने में मिलता है जो लीडर्स हैं बेसिकली, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो फॉरेन डील्स कर रहे होते हैं, जो कंट्रीज़ में इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर जो डीलिंग हो रही होती है वहाँ पे इमोशनल रेगुलेशन काफ़ी हायर अमाउंट के अंदर रिक्वायर्ड होती है, ईक्यू हायर होने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग भी बताई जा रही होती है, वहाँ पे समझाया भी जा रहा होता है। लेकिन इन जो बेसिक इन जनरल लाइफ किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में कभी भी इमोशंस के बारे में किसी को सिखाया नहीं जाता, कभी बताया नहीं जा रहा होता। तो दैट्स वाई ये सारे मसाइल फिर इमोशनल डिसरेगुलेशन के आने की तरफ जाते हैं। डिजीज़ को ऑफ कोर्स साथ में पार्ट है ही, लेकिन आम तौर पे भी ये इमोशनल रेगुलेशन किसी को सिखाई नहीं जा रही होती। बिल्कुल, वो बेसिकली ये भी होता है ना कि वो सप्रेस कर रहे होते हैं, और वो ये समझ रहे होते हैं कि हम इसको मिसकंसेप्शन भी लेते हैं कि ये हमारे मूड का पार्ट है। इमोशंस को कोई इतना एंटरटेन ही नहीं करता, वो मूड की तरफ ही लेकर जा रहे होते हैं। इसका मूड ही ख़राब है, इसका मूड ही ऐसा रहता है, और कोई भी इतना ध्यान जो है अवेयरनेस उसको इमोशंस की तरफ नहीं होती।
तो ये भी हो सकता है एक्सपेक्ट कि हमारे इमोशंस को कोई इतना ज़्यादा बॉदर ही नहीं करता। बिल्कुल। इसमें फिर देखने को मिलता है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या वो वार्निंग साइंस हैं जो एक इमोशनली डिसरेगुलेटेड पर्सन के अंदर हो सकते हैं, कि क्या आप किस तरह बता सकते हैं कि शायद आप में वो मूड रेगुलेशन, वो इमोशन रेगुलेशन वाला एस्पेक्ट अभी लैकिंग है। किस तरह हम अपने आप को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। तो चंद वो कुछ वार्निंग साइंस हैं जिनको मैं बयान करूँगा कि जिस तरह से हम वो बता सकते हैं कि यस समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग और उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नंबर 1 वार्निंग साइन, रेड फ्लैग, ये है कि जिस बंदे को ज़्यादा गुस्सा आता है, जो ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ इमोशनल डिसरेगुलेशन का एस्पेक्ट मौजूद हो सकता है। इसी तरह कोई बंदा जो अपनी हाइटेंड इमोशंस के अंदर फ़ैसले करता है, और इम्पॉर्टेंट फ़ैसले इवन, कि अगर कोई स्टडी का फ़ैसला है तो उसने अपनी हायर जो इमोशन स्टेट में फ़ैसला कर दिया। कोई रिलेशनशिप का फ़ैसला है वो हायर स्टेट के अंदर फ़ैसला कर दिया, जिसका उसको बाद में कोई नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसी तरह जो डिफ़िकल्टी उनको आती है अपने आप को इत्मीनान में लाने के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए, उनमें भी देखा जाता है कि इमोशनल डिसरेगुलेशन का कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद है। और इसी तरह जो लोग ओवर थिंकिंग में रहते हैं, रूमिनेशन में रहते हैं, जो सोचों की जो गाली जैसे कहते हैं वो करते रहते हैं, एक सोच के बारे में सोचते ही रहेंगे कि अच्छा मैं सुबह इस बंदे ने मुझे ये कहा था तो इसका क्या मतलब हो सकता है, वो ये भी कह सकता था, वो भी कह सकता था, मैं ये उसको रिप्लाई कर सकता था। तो मतलब कि किसी एक सोच के पीछे पड़ जाना, तो इन लोगों के अंदर भी इमोशनल डिसरेगुलेशन का एलिमेंट हो सकता है। तो इसके साथ साथ जो लोग जिनके अंदर मूड स्विंग्स का देखने को मिलता है कि एक टाइम पे वो काफ़ी खुश हैं विदाउट रीज़न, और एक टाइम पे उसी तरह जो खुशी चल रही थी वो कन्वर्ट हो गई है किसी गम, किसी उदासी के अंदर, गमज़दा हो गए हैं। तो इस सारे पैटर्न्स एक तरह से बता रहे होते हैं कि कोई रेगुलर इमोशन नहीं चल और रहा। बेसिकली इसमें ये भी होता है कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं कि बात बात पे आप किसी से भी बात करते हैं तो आप प्रॉपर बात नहीं कर रहे होते, और आपका बात बात पे झगड़ा होना शुरू हो जाता है, आपके रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं जब आपके इमोशंस जो है वो रेगुलेट नहीं हो पाते। बिल्कुल ये भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बिल्कुल। और इसके साथ फिर अटैच हो जाते हैं डिस्ट्रक्टिव, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव Behavior. कॉपिंग स्किल्स। मतलब कि इमोशंस हो गए ख़राब, जज्बात हो गए, कैफियत हो गई ख़राब, अब उनको सेटल करना है। सेटल करने के लिए क्या करेंगे? यूजुअली जो देखने को मिलता है, खाना खा लिया, खाना भी क्या खाया, मीठा खा लिया। ये मीठा भी आहिस्ता आहिस्ता जिसकी अमाउंट इंक्रीज़ होती है, जिससे फिर मोटापा देखने को मिलता है, जिससे काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पूरी हेल्थ ही ख़राब हो रही होती है। इसके साथ साथ फिर कुछ एक्सट्रीम्स की तरफ, जैसे कोई नशा इस्तेमाल कर लिया अपने आप को एस्केप के लिए, अपने इमोशंस को Hide सेटल करने के लिए, जिनमें बेंजोडाइज़ेपीन्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, अल्कोहल इस्तेमाल हो रही होती है, इवन कोई स्टिमुलेंट कोई इस्तेमाल कर लेता है कि बस मुझे इन कैफियत से, इन सोचों पे दोबारा से गौर करने का मौका ना मिले, तो एक ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आ सकता है। इसी तरह कुछ लोग एक्सट्रीम्स के अंदर फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, सेल्फ हार्म करते हैं, कोई ब्लेड से कोई कह लें कट्स लगाते हैं। इसके अंदर भी देखने को मिलता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ रिलीफ के लिए ये एलिमेंट कर रहे होते हैं। जब वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, कट लगाते हैं, तो उनकी इमोशनल रेगुलेशन हो रही होती है इसके साथ, कि अपने जज्बातों को वो इस तरह से कोप कर रहे होते हैं, सेटल कर रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स हैं, अगर वो किसी के अंदर प्रेजेंट हैं, तो मतलब क्या है ये कि उनमें जो जज्बात की रेगुलेशन है, जो इमोशनल रेगुलेशन है, वो अफेक्टेड है, उस पे नज़र डालने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें बता रही होती हैं कि किसी न किसी का जो बंदा है उसका किसी न किसी पॉइंट पे इमोशनल रेगुलेशन का मसला चल रहा है। अब बात आती है कि इसके लिए करना क्या है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे,
जो टॉपिक है कि इमोशनल रेगुलेशन के लिए हम क्या टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, साइकोलॉजी की, साइकाइट्री की, सेल्फ हेल्प की इवन। लेकिन ये सब कुछ बातें एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। सो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, और आज के दिन जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इट इज़ अबाउट इमोशनल रेगुलेशन। अभी ब्रेक पे जाने से पहले हमने इमोशनल डिसरेगुलेशन के बारे में थोड़ा सा जो है देखा है कि किस तरह बीमारियों के अंदर इमोशनल डिसरेगुलेशन आ जाती है और वो किस तरह हमें तंग करने की तरफ जाती है। इसी तरह हमने ये भी देखा कि इमोशंस होते कैसे हैं, कैसे जन्म ले रहे होते हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए क्या चीज़ें होने की ज़रूरत होती हैं, डिसरेगुलेशन के अंदर क्या वो फैक्टर्स मौजूद होते हैं, और किस तरह कोई बंदा अर्ली वार्निंग साइंस के ज़रिए पहचान सकता है कि उसका कुछ ना कुछ जो मसला है वो डिसरेगुलेशन का है इमोशंस की। अब हम जानेंगे कि साइकोलॉजी के अंदर वो क्या रिसर्च और एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम इमोशंस को रेगुलेट करने की तरफ आ सकते हैं, और ये काम हम काफ़ी कहने अच्छे अंदाज में कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा हमारे साइकोलॉजिस्ट सामना से कि वो थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि क्या वो टेक्निक्स हैं जो रिसर्च बेस्ड हैं, जो एविडेंस बेस्ड हैं, जिनको यूटिलाइज़ करते हुए हम अच्छी तरीके से अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपके इमोशन रेगुलेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे पहले बात हम आती है कि हम इमोशंस को अवेयर करें। इमोशनल अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस वक्त क्या फ़ील कर रहे हैं बेसिकली। फिर उसके बाद सेकंड एस्पेक्ट आता है कि ये क्यों फीलिंग आ रही है, और फिर उसके बाद थर्ड फीलिंग्स ये आती है कि हम इस वक्त कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं जो हमें ट्रिगर कर रही हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपने इमोशंस को अवेयर करें। अवेयरनेस सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इस वक्त महसूस क्या कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ ये फीलिंग हो क्यों रही है। और थर्ड पे आता है कि कौन सी ऐसे इमोशंस हैं जो हमें ट्रिगर करने की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अवेयर होना चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस वक्त हमारे कौन से इमोशंस जो हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है कि हम अपने इमोशन रेगुलेशन को बेहतर करने के लिए डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब हम अपने आप को डीप ब्रीथ करते हैं तो हम अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करवा सकते हैं। और फिर उसके साथ साथ हम एब्डोमिनल ब्रीथिंग जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे भी हम बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को बेहतर महसूस करवा सकते हैं और हम अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद थर्ड हमारा आता है कॉग्निटिव रीअप्रेजल, जिसमें कि हम अपने ब्रेन को क्या कर सकते हैं, रीअप्रेजल कर सकते हैं। जैसे कि हमें ख्याल आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल कि सब कुछ ख़राब हो गया है, लेकिन हम इसको चेंज कर सकते हैं कॉग्निटिव रीअप्रेजल से। हम इसमें ये कह सकते हैं कि अगर कोई चैलेंज मुझे आ गया है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, हम उसको बेहतर तरीके से बेहतर अंदाज में जो है वो लेकर चल सकते हैं। तो इमोशनल रेगुलेशन में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें कोई ऐसे ख़यालात, ऐसी फीलिंग्स आना शुरू हो जाएं जिसमें कि हमारा ब्रेन हमें ये कह रहा हो कि सब कुछ ख़राब हो गया है, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, तो कॉग्निटिव रीअप्रेजल हमें ये कहती है कि हम उसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। हम उसमें ये भी देख सकते हैं कि अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि हम उसके साथ अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम कुछ थेरेपीज़ भी यूज़ करते हैं, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कि ये भी हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने में हेल्प करती है, जिसमें कि हम अपने
इमोशंस को और हम अपनी थॉट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर सेकंड पर हम ये करते हैं कि हम उसको रेगुलेट करने की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि हम अपनी थॉट्स को, अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करें। जब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अवेयर हो पाएंगे, तो ही हम उसको मैनेज करने की तरफ, रेगुलेट करने की तरफ जा सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड थेरेपी हम ये देखते हैं कि डायलेक्टिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिसको हम कहते हैं डीबीटी। डीबीटी में ये होता है कि आप अपने जो बैलेंस हम करते हैं टू ऑपोजिट साइड्स आइडियाज़ को, जिसमें कि सबसे पहले है कि आपने अपने बिहेवियर को एक्सेप्ट करना है कि आपने ये देखना है कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ या मैं ऐसा ही हूँ, और फिर उसके बाद आपने इसके अंदर चेंज लाना शुरू करना है। अगर आपने सबसे पहले आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं गलत हूँ या मैं ऐसा ही हूँ, और फिर उसके बाद आपने उसके अंदर चेंजिंग लाना शुरू करनी है। तो डीबीटी बेसिकली थेरेपी हमें ये सिखाती है और बताती है कि हमने अपने बिहेवियर्स को कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे चेंजिंग की तरफ लाना है और कैसे हमने अपनी स्किल्स को बेहतर करना है। फिर उसके बाद और भी बहुत सी ट्रिक्स हैं जो हम इस इमोशनल रेगुलेशन में लेकर चल सकते हैं, जिसमें कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी माइंडफुलनेस की टेक्निक है। माइंडफुलनेस की टेक्निक जब हम लोगों को बताते हैं, पर्सनस को, यहाँ पे भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो हम पेशेंट्स को यही बता रहे होते हैं कि अपने आप को माइंडफुलनेस के साथ जो है वो लेकर चलें, प्रेजेंट मूवमेंट को जो है वो देख कर चलें। बेसिकली क्या हो रहा होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है वो अपने पास्ट में या फिर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फॉल कर रहे होते हैं। तो माइंडफुलनेस बेसिकली हमें ये बताती है, हेल्प करवाती है कि हमने कैसे प्रेजेंट में रहकर अपने आप को इमीडिएट रिस्पॉन्स से बचाना है, इमीडिएट रिएक्शन से बचाना है। क्योंकि माइंडफुलनेस हमें ये बता रही होती है कि इस वक्त हमारे इमोशंस क्या चल रहे हैं, हमने इस वक्त कैसे अपने आप को डील करवाना है। तो माइंडफुलनेस बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती है इमोशनल रेगुलेशन में। फिर उसके बाद हमारी हेल्दी एक्सरसाइजेज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए, जिसमें हम जिम कर सकते हैं, जिसमें हम वॉक पे जा सकते हैं, और वॉक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए। जब हम वॉक पे जाते हैं तो हम नेचर को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, हम अपनी नेचर को देख रहे होते हैं, तो इससे भी हमारे इमोशंस जो हैं वो हेल्दी इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स आ जाती हैं कि जिसमें हम अपने स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा मैनेज करने के लिए अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, और ये सब चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हमारे इमोशंस को रेगुलेट करने में। लेकिन इसमें इमोशनल रेगुलेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपने आप को प्रेजेंट में रखें और प्रेजेंट में रखकर अपने आप को जो है वो आगे लेकर जाएं। बिल्कुल। इसमें एक टेक्निक जो यूटिलाइज़ करते हैं सारे, और जिसको हम काफ़ी फ़ायदेमंद समझते हैं, उसको हम कहते हैं आई लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, असर्टिव कम्युनिकेशन इस्तेमाल करना। कि जब आप कहते हैं कि तुम्हारी वजह से या तुम जो हो मुझे इग्नोर करते हो, तो इसके बजाय अगर हम इस्तेमाल करें कि मुझे बुरा लगता है जब आप मुझे ये टोकते हैं या इग्नोर करते हैं, मतलब कि हम अपनी बात जो है वो आगे लेके आते हैं और अगले पर्सन को मौका देते हैं कि वो उसके बारे में कुछ बिहेवियर चेंज कर सके। लेकिन अगर हम सिर्फ ब्लेम करेंगे उसके ऊपर, अगर यू लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे जिसको ब्लेमिंग लैंग्वेज कंसिडर किया जा रहा होता है, तो उसमें ना ही हमें कोई फ़ायदा होगा और लाइकली है कि अगला पर्सन भी कोई रिएक्टिव हो जाएगा और बिहेवियर के अंदर वो चेंज नहीं लेके आ सकेगा। तो इसी वजह से ये एक इमोशनल रेगुलेशन और साथ ही बिहेवियर्स चेंज नहीं हो पाते। जो आज का शो था हमारा, इट वाज़ अबाउट इमोशनल रेगुलेशन, इट वाज़ अबाउट इमोशंस में हमने यही देखा कि इमोशंस जो हैं, जो कैफियत हैं, जो हमारे जज्बात हैं, ये एक हमें इंसान बनाते हैं, ये हमारे कोई दुश्मन नहीं है। और इसी तरह जो इमोशनल रेगुलेशन है, इन कैफियत को रेगुलेट करना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इन सारे इमोशंस को ख़त्म कर दें। हमारा जो गुस्सा है, हमारी जो खुशी है, हमारी जो नाराज़गी है, हम इसको ख़त्म कर दें, ये पर्पस नहीं है इन इमोशनल रेगुलेशन का। इमोशनल रेगुलेशन का पर्पस है कि हम इंसान होते हुए इन कैफियत को अंडरस्टैंड करें, इनको आइडेंटिफाई करें और फिर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें, ताकि हम एक तो खुद ब खुद अगर अपने हिस्से का काम करते करते अपनी बेहतरी की तरफ लेके आ रहे हैं, तो दैट इज़ रियली गुड। अदरवाइज़ किसी प्रोफेशनल की हेल्प के साथ अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर बना सकें। जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारी
प्रोफेशनल लाइफ है, हमारी जो सोशल लाइफ है, उसको बेहतर बना रहे होते हैं, वो हमारे सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये इमोशनल डिसरेगुलेशन वाला एक एस्पेक्ट हमारी लाइफ को फिर ख़राबी की तरफ लेके जा रहा होता है। तो इतना से जो एलिमेंट है, जो कम्युनिकेशन स्टाइल्स सीखने का एलिमेंट है, जिसमें हम आई लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम अगले पर्सन से हेल्प सीख कर रहे हैं, ये करते हुए हम अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आज का शो जो है हमारा इख्तिताम पे पहुंचता है। मैं शुक्रिया करूंगा, हमारे साथ मिस आमना थी, इन्होंने बहुत गाइड किया रिगार्डिंग इमोशंस एंड इमोशनल रेगुलेशन, क्या एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से डिसरेगुलेशन कंटिन्यू हो रही होती है, जो डिसऑर्डर्स के अंदर देखने को मिलती है। और आखिर पे जो ऑडियंस है, इनसे भी मैं एक तो शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारा शो देखा। दूसरा कि कोई भी अगर सवाल रह गया हो, कोई भी इनपुट हो आपका, जिसको हम और एड्रेस कर सकते हैं, जिसको हम आगे से और ज़्यादा तफसीलन डिस्कस कर सकते हैं, तो ज़रूर हम तक पहुंचाएं अपना मैसेज। व्हाट्सएप नंबर हमारा 24/7 अवेलेबल होता है। इसी तरह यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप कमेंट सेक्शन में अपना इनपुट, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, ताकि हम उसको भी अपने शो का पार्ट बना सकें। आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।